हेलो फ्रेंड्स, राज कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, अब तक हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें अब तक हमने स्टोमच तक पढ़ा था। तो हमारा अगला है एलिमेंट्री कैनाल का छोटे आंत, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है यह एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा होता है, अर्थात आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल का सबसे लंबा पार्ट होता है कि इसकी जो लंबाई होती है वह पूरी 6 मीटर होती है तथा जो चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए, जो हमारा मतलब जो छोटी आंत होती है वह 2 भागों में बटा होता है। पहला होता है पक्वाशय, जिसे ग्रहणी कहते हैं। इसकी जो आकृति होती है वह यू आकार की होती है। जो ये ग्रहणी होती है यह हमारे आमाशय से इसका ऊपरी भाग जुड़ा हुआ पाया जाता है, अर्थात स्टोमच से इसका ऊपरी भाग जुड़ा होता है। इसकी जो पक्वाशय की लंबाई होती है पूरी, वह होती है हमारी 25 सेंटीमीटर। और जो दूसरा भाग होता है हमारा इलियम, जो इलियम होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट होता है। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। जो इलियम होता है मतलब इसके आंतरिक लेयर में विलाई पाए जाते हैं, अर्थात रसांकुर। आंतरिक रसांकुर, जो आंतरिक रसांकुर होते हैं इनका जो मेन कार्य होता है वह होता है भोजन को, मतलब बचे हुए भोज्य पदार्थों का एब्जॉर्प्शन करना। एब्जॉर्ब करके ये हमारे रुधिर में इसको देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन एवं लिपिड को, मतलब उसके स्मॉल मतलब उसको छोटे टुकड़ों में तोड़कर, जैसे ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल, उसका एब्जॉर्प्शन करके हमारे ब्लड में ले जाने का कार्य करते हैं। तो इसका एलिमेंट्री कैनाल का हमारा 5वां भाग है बड़ी आंत, इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है यह भी 2 भागों में बटा होता है। वो पहला होता है कोलन तथा दूसरा होता है हमारा रेक्टम। देखिए, जो कोलम होता है यह भी हमारे 3 मतलब भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है लैटरल ट्रांसवर्स, लैटरल ट्रांसवर्स एंड देखिए, जो कॉलन होता है यह 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है असेंडिंग कोलन, दूसरा होता है हमारा ट्रांसवर्स कोलन एंड तीसरा होता है हमारा डिसेंडिंग। देखिए, जो हमारा मतलब जो बड़ी आंत होती है इसमें मुख्य रूप से भोजन का जो अवशोषण होता है, मतलब हो गया होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। इसमें जो मतलब लिक्विड पाए जाते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। और देखिए, एक पार्ट होता है हमारा जहाँ पर बड़ी मतलब छोटी आंत खत्म होती है और बड़ी आंत हमारी स्टार्ट होती है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन का आगे का पार्ट होता है। वहां पर एक मतलब एक संरचना पाई जाती है, नली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स कहते हैं। देखिए, जो अपेंडिक्स होता है यह मनुष्य में अवशेषी अंग होता है, अर्थात इसका कोई कार्य नहीं होता। वेस्टिजियल ऑर्गन, देखिए, जो अपेंडिक्स होता है वह अवशेषी अंग है, इसका कोई कार्य नहीं होता। इसका जो कार्य था मुख्य रूप से सेलुलोज का पाचन था, लेकिन अब इसका कोई कार्य नहीं, इसलिए अवशेषी अंग के रूप में मनुष्य में पाया जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल में अब तक हमने सबसे पहले बक्कल कैविटी, फिर इसके बाद स्टोमच, फिर इसके बाद ईसोफेगस, फिर स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ चुका है। देखिए, जो रेक्टम होता है इसका जो लास्ट का पार्ट होता है, जो रेक्टम होता है वह एलिमेंट्री कैनाल का बिल्कुल लास्ट का पार्ट होता है। इसमें भोजन का मतलब कोई ना तो आप जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं वो स्टोर होते हैं तथा गुदा द्वार से सही मतलब हमारी बॉडी से निकाल दिए जाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं संबंध सहायक ग्रंथियां, अर्थात एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड।
अर्थात ऐसी ग्रंथियां जो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करती हैं उन्हें एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। देखिए जो ग्रंथियां होती है मुख्यतः दो रूप में पाई जाती हैं। पहली होती है आंतरिक पाचक ग्रंथियां, इसे इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। जो ऐसी ग्रंथियां जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ही पाई जाती हैं और भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करती हैं उन्हें आंतरिक पाचन ग्रंथियां कहते हैं। जो आंतरिक पाचन ग्रंथियां थी वह मुख्यतः हमारी दो हैं, मतलब म्यूकस का जो सिक्रीशन होता है वह हमारे इंटरनल डाइजेस्टिव ऑर्गन अर्थात एलिमेंट्री कैनाल में ही पाया जाता है, तथा जो दूसरा होता है वह होता है हमारा जठर, जो हमारा स्टोमच की लेयर से सिक्रीशन इसका होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं बाह्य पाचक ग्रंथियां, एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखिए जो बाह्य पाचक ग्रंथियां होती हैं यह एलिमेंट्री कैनाल के अलावा हमारे बॉडी में पाई जाती हैं, अर्थात ऐसी ग्रंथियां जो एलिमेंट्री कैनाल के अलावा बॉडी में पाई जाती हैं और भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करती हैं उन्हें बाह्य पाचक ग्रंथियां एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। जो बाह्य पाचक ग्रंथियां हैं यह मुख्यतः तीन हैं। पहला है लार ग्रंथियां, दूसरा है लीवर अर्थात यकृत, सैलिवरी ग्लैंड, यकृत अर्थात लीवर, एंड तीसरा है हमारा अग्नाशय पैनक्रियाज। तो देखिए ह्यूमन बींग्स में जो बाह्यपाचक ग्रंथियां हैं वह मुख्यतः तीन होती हैं। पहली होती है लार ग्रंथियां, दूसरी होती है यकृत तथा तीसरा होता है हमारा अग्नाशय। जो लार ग्रंथियां होती हैं यह हमारे मुख में पाई जाती हैं, जो लार ग्रंथियां होती हैं यह मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, मतलब तीन पेयर्स होते हैं, अर्थात पूरे 6 होते हैं, ये पेयर्स में पाए जाते हैं। पहला होता है हमारा पैरोटिड एंड दूसरा सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। देखिए ये जो ग्रंथियां हैं पैरोटिड, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल, यह हमारे मुख में पाई जाती हैं। जो पैरोटिड होता है यह हमारे कर्ड पल्लों के ऊपर पाया जाता है, अर्थात हमारे जो कान होते हैं उनके थोड़ा ऊपर पाया जाता है। एंड जो सबमैक्सिलरी होती है यह हमारे दोनों जबड़ों के नीचे पाया जाता है, तथा जो सबलिंगुअल होता है यह हमारे जीभ के दोनों साइड में पाए जाते हैं। अर्थात ये जो ग्रंथियां होती हैं पेयर में पाई जाती हैं। जो लार ग्रंथियां होती हैं यह मनुष्य में मतलब सामान्य मनुष्य में एक दिन में 1 लीटर से 1.5 लीटर तक मतलब स्लाइवा का सिक्रेशन करती हैं। जो स्लाइवा होता है मुख्य रूप से मतलब जो हमारी ये स्लाइवा का सिक्रेशन करती हैं इसमें मुख्य रूप से टाइलिन तथा लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम, देखिए जो टाइलिन होता है यह मंड का मतलब डाइजेशन का कार्य करता है, तथा जो लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम जो होता है वह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं अर्थात बैक्टीरिया तथा बैक्टीरियल मतलब उनको नष्ट करने का कार्य करता है। तो अब हम देखते हैं लीवर। तो आइए देखते हैं एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड में दूसरा है हमारा लीवर। देखिए जो लीवर होता है यह मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथ होता है, अर्थात लार्ज ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए जो लीवर होता है इसका जो वजन होता है हमारा 1.5 से 2 kg के बीच होता है इसका। और यह जो यकृत होता है यह 2 भागों में बटा होता है, मतलब ये देखने से इसके बीच में एक दरार पाई जाती है जिससे देखने में यह 2 भागों में बटा पाया जाता है। तो देखिए जो लीवर होता है इससे बाइल रस का सिक्रीशन होता है, बाइल जूस का स्रावण करती है,
देखिए जो लीवर होता है इसके नीचे मतलब एक नाशपाती के आकार की आकृति पाई जाती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय, ये जो पित्ताशय होता है लीवर के द्वारा जो मतलब सिक्रीशन बनता है, जो बाइल जूस वो आकर के मतलब पित्ताशय में ही स्टोर होता है। इसमें बाइल जूस का संग्रहण होता है। मतलब लीवर के द्वारा बने हुए बाइल जूस पित्ताशय में संग्रहित होते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है मतलब एलिमेंट्री कैनाल में इनकी, तब ये सिक्रीशन होकर के भोजन में मिलते हैं तथा उसका पाचन का कार्य करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो तीसरी ग्रंथि है अग्नाशय। देखिए अग्नाशय जो होती है वह भी एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड है। अर्थात पैनक्रियाज। देखिए जो पैनक्रियाज होती है यह मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पहली जो सबसे बड़ी ग्रंथि थी वह थी हमारी लीवर, लेकिन जो दूसरी है वह होती है हमारी पैनक्रियाज। देखिए जो पैनक्रियाज होती है इसके द्वारा जो स्रावित मतलब जूस जो श्रावण होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन एंड लिपिड तीनों के मतलब पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं, जिससे अग्नाशय के मतलब जो अग्नाशय सिक्रीशन निकलता है इसे पूर्ण पाचक एंजाइम कहा जाता है। अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम अर्थात इसके जूस को पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। देखिए जो अग्नाशय से जो सिक्रीशन निकलता है इसको पूर्ण पाचक क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे जो मतलब जो सिक्रीशन निकलता है वह कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा लिपिड तीनों का पाचन करता है, इसलिए इसे पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। ये हम देखते हैं अग्नाशय से ऐसी कौन सी मतलब एंजाइम का सिक्रीशन होता है। तो देखिए अग्नाशय से ट्रिप्सिन, एमाइलेज, कार्बोक्सीपेप्टेज तथा लाइपेज एवं माल्टोज एंजाइम का सिक्रीशन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा लिपिड तीनों का पाचन का कार्य करते हैं। देखिए अग्नाशय ग्रंथि जो होती है इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। देखिए मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अग्नाशय होता है यह मतलब अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों रूप में कार्य करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतःस्रावी। देखिए अंतःस्रावी के रूप में ये मतलब इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावित करता है। इंसुलिन हार्मोन्स होता है वह अग्नाशय से ही निकलता है। अर्थात अंतःस्रावी क्यों हुआ, क्योंकि जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है वह डायरेक्ट ब्लड में जाकर के मिलता है तथा ब्लड में हमारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर करने का कार्य करता है, जो हमारे मतलब ह्यूमन बीइंग के ब्लड में मतलब ग्लूकोज का निर्धारण का कार्य करता है। अगर जो इंसुलिन होता है इसका सिक्रीशन कम हो जाता है, पैनक्रियाज के बीटा सेल्स के द्वारा इसका सिक्रीशन होता है, कम होता है या फिर नहीं होता, मतलब बीटा सेल्स काम करना बंद कर देती हैं, तो ह्यूमन बीइंग में डायबिटीज नामक रोग हो जाती है जिसे मधुमेह कहते हैं। जो मधुमेह रोग होता है वह इंसुलिन हार्मोन्स की कमी के कारण होता है तथा इसका जो बाह्यस्रावी होता है कार्य, बाह्यस्रावी यही होता है क्योंकि ये मतलब पाचक एंजाइम का सिक्रीशन करता है। जो पाचक एंजाइम होता है इसका जो सिक्रीशन होता है डायरेक्ट हमारी एलिमेंट्री कैनाल में होता है तथा अंतःस्रावी मतलब जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है यह ब्लड में होता है। तो आइए देखते हैं, अब तक हमने एलिमेंट्री कैनाल तथा डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं अब मनुष्य में पाचन क्रिया, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग।
अर्थात जो भोजन मनुष्य के द्वारा लिए जाते हैं उनका पाचन कहाँ-कहाँ पर तथा किसके मतलब किस एंजाइम के उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं मुख गुहा अर्थात बक्कल कैविटी। जो मुख गुहा होती है भोजन को अर्थात मुख में जब लिया जाता है तो दांतों के द्वारा वह छोटे-छोटे टुकड़ों में मतलब तोड़ा जाता है तथा मुख गुहा में उपस्थित लार ग्रंथियां अर्थात लार का सिक्रीशन करती हैं, जिसमें मुख्य रूप से टाइलिन तथा लाइसोजाइम होता है। देखिए जो टाइलिन तथा लाइसोजाइम एंजाइम होता है यह हमारे लार में पाया जाता है। तो जो टाइलिन होता है यह मंड का अर्थात स्टार्च का डाइजेशन का कार्य करता है तथा जो लाइसोजाइम होता है लाइसोजाइम का मुख्य कार्य होता है भोजन में उपस्थित हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करना। इसके बाद जो हमारा भोजन होता है वह मतलब लार में मिक्स होकर के लुगदी की तरह हो जाता है तथा वह बक्कल कैविटी से आगे अर्थात हमारे ईसोफेगस में जाता है। देखिए जो ईसोफेगस होता है इसमें भोजन का पाचन मतलब आंशिक रूप से भी नहीं होता, यह केवल भोजन को मतलब मुख गुहा से हमारे स्टोमच तक ले जाने का कार्य करता है। इसके बाद जो भोजन होता है वह हमारे अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में अर्थात स्टोमच में पहुंचने पर वहां पर HCl का सिक्रीशन होता है तथा जठर रस। देखिए जो HCl होता है इसका जो मुख्य कार्य होता है यह केवल भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य करता है। यह भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य करता है, अम्लीय बनाता है। देखिए जो जठर रस होता है अर्थात जो हमारे स्टोमच की मतलब सेल्स होती हैं उनके द्वारा सिक्रीशन होता है वह होती है पेप्सिन, रेनिन तथा म्यूसिन। देखिए जो पेप्सिन होता है वह प्रोटीन को प्रोटीएजेस तथा पेप्टोन में विखंडित करता है तथा जो रेनिन एंजाइम होता है वह दूध के केसिन प्रोटीन अर्थात जो दूध में पाया जाने वाला केसिन प्रोटीन होता है उसको मतलब कैल्शियम पैरा कैसिनेट में तोड़ता है। तथा जो तीसरा होता है हमारा म्यूसिन, म्यूसिन का मुख्य कार्य होता है मतलब जठर रस के अम्लीयता के प्रभाव को कम करना। देखिए जो HCl होता है यह भोजन को अम्लीयता बनाता है, लेकिन जो म्यूसिन होता है मतलब उसके जो अम्लीयता प्रभाव होता है उसका कम करता है ताकि भोजन जो ज्यादा अम्लीय ना हो सके। इसके बाद जो भोजन होता है हमारा अर्थात स्टोमच से मतलब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के मतलब पहले पार्ट ग्रहणी में जाता है। जो ग्रहणी होती है वह स्मॉल इंटेस्टाइन की मतलब पहला पार्ट होता है जिसे पक्वाशय कहते हैं, पक्वाशय भी कहा जाता है। तो देखिए जो मतलब इसमें लीवर के द्वारा जो बाइल रस का सिक्रीशन लीवर के द्वारा होता है वह आकर मिलता है जो भोजन को क्षारीय बनाता है। देखिए जो अमाशय होता है इसमें जो HCl होता है यह भोजन को अम्लीय बनाता है, लेकिन इसके बाद मतलब पाचन में सहायता प्रदान हो इसलिए लीवर के रस से जो बाइल रस सिक्रीशन होता है वह भोजन को क्षारीय बनाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो अग्नाशयी रस होता है वह भी हमारे मतलब ग्रहणी में ही आकर मतलब भोजन में मिलता है। तो इसमें होता है ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन होता है वह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड एवं एमाइनो एसिड में विखंडित करता है तथा जो दूसरा एंजाइम होता है लाइपेज, यह लाइपेज को मंड अर्थात जो स्टार्च होता है उसको घुलनशील शर्करा के रूप में तोड़ देता है ताकि इसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छी तरह से हो सके। जो तीसरा होता है एमाइलेज जो एंजाइम होता है वह भी हमारे मतलब अग्नाशय से ही स्रावित होता है। यह वसा अर्थात फैट जो होता है उसको ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड में तोड़ने का कार्य करता है। तो देखिए इसके बाद हमारा भोजन इलियम में पहुंचता है। इलियम जो होता है यह भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ठीक है, भोजन हमारा इलियम में पहुंचता है, वहां के द्वारा इलियम में पहुंचता है तो वहां पर इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टोज तथा लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। जो इरेप्सिन होता है वह शेष माल्टोज को मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है तथा जो माल्टेज होता है यह माल्टेज जो होता है इसका मुख्य कार्य होता है माल्टेज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है तथा जो सुक्रोज होता है यह सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है तथा जो लैक्टोज होता है यह लैक्टोज ग्लूकोज को ग्लैक्टो सब में कन्वर्ट करता है तथा जो लास्ट होता है लाइपेज यह वसाओं को ग्लिसरीन एसिड में कन्वर्ट करता है। तो देखिए अब तक हम लोग मतलब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग में कार्बोहाइड्रेट तथा पाचन एवं लिपिड के डाइजेशन को पढ़ा। इसके बाद जो होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन होता है तथा एब्जॉर्प्शन के बाद ये ब्लड में जाकर मिलते हैं तथा मनुष्य के अन्य कार्यों अर्थात जैसे किसी भी ऊतक का निर्माण हुआ या ऊर्जा के निर्माण में ये जो मुख्य रूप से भाग निभाते हैं।